Hi everyone, welcome back to lecture 10 of our DSA series. In today's video, we'll be covering graphs and graph algorithms which form the final part of our DSA syllabus. We'll go through graph basics and representation, then understand BFS and DFS, followed by minimum spanning tree algorithms, shortest path algorithms and disjoint sets. This will be the last lecture, so let's get started. Okay, so let us start with what is a graph. A graph is a non-linear data structure consisting of vertices and edges. अब इससे मैं क्या कहना चाहती हूँ, ये आपके सामने जो ये बना हुआ है, दिस इज अ ग्राफ. ये ग्राफ क्यों है? क्योंकि इसके पास वर्टिसेस है, मतलब इसके पास नोड्स हैं, इसके पास एजेस हैं जो नोड्स को कनेक्ट कर रही है. ठीक है, तो इसको मैं साथ में नोड्स को और एजेस को साथ में मैं कह सकती हूँ कि ये ग्राफ फॉर्म करते हैं. ठीक है, इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि ग्राफ कहाँ पे यूज़ होता है. जैसे हम बात कर रहे हैं रोड नेटवर्क्स की, तो एक रोड ऐसे सिंगल जा रही होती है, फिर उसके एक रोड ऐसे जा रही होती है, एक रोड वहाँ से ऐसे जा रही होती है, फिर इस रोड का फर्दर कोई एंड होता है, वो पहली वाली रोड से कहीं ना कहीं मिल रहा होता है, राइट. सो दिस इज़ वन ऑफ द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. देन फर्दर एग्जाम्पल्स आर सोशल मीडिया कनेक्शंस, एंड देन वी हैव कंप्यूटर नेटवर्क्स, एयरलाइन रूट्स. सो ऑल ऑफ दीज आर द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ अ ग्राफ. ठीक है, अब ग्राफ पढ़ने से पहले हमें ग्राफ की थोड़ी टर्मिनोलॉजी जाननी है, जैसे हमने ट्रीज की जानी थी. ठीक है, ग्राफ में सबसे पहली बात वर्टेक्स क्या होती है, वो नोड. एजेस क्या होते हैं, द कनेक्शन बिटवीन द नोड्स. ठीक है, डिग्री क्या होती है, द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन द वर्टेक्स. मतलब अगर मेरे ये दो वर्टेक्स हैं, ठीक है, इसके पास ये एक एज है और ये दूसरी एज है, ठीक है, दोनों इसी की एजेस हैं, तो ये इसकी डिग्री 2 हो जाएगी. ठीक है, फिर आता है पाथ. पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस. ठीक है, मतलब कितनी सीक्वेंसेस को मैं कवर कर रही हूँ, वो जिस पाथ को मैं कवर करती हूँ उसको पाथ कहते हैं. फिर आता है साइकिल. ऐसा पाथ जो सेम वर्टेक्स से शुरू होके, मतलब सपोज अगर मैंने इस वर्टेक्स से शुरू किया, मैं इस वर्टेक्स पे आई, इससे मैं इस वर्टेक्स पे आई, इससे मैं इस वर्टेक्स पे आई, एंड देन मैं वापस इसी वर्टेक्स पे आ गई, तो इस पार्ट को मैं कहूँगी साइकिल. फिर आता है एक कनेक्टेड ग्राफ. कनेक्टेड ग्राफ क्या कहता है कि जो पाथ है इट एग्जिस्ट बिटवीन ऑल द वर्टिसेस. मतलब अगर मैं एक वर्टेक्स से किसी भी फर्दर वर्टेक्स पे जाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये वाला ग्राफ है जिसमें 1 2 3 4 ये ऐसे कनेक्टेड है और साथ में एक ही ऐसे भी कनेक्टेड है अंदर वाले. ठीक है, तो एक कनेक्टेड ग्राफ क्यों है, क्योंकि इसके एक वर्टेक्स से मैं किसी भी वर्टेक्स पे जा सकती हूँ. और डिस्कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है कि सारे वर्टिसेस रीचेबल नहीं होते, उसको कहते हैं डिस्कनेक्टेड ग्राफ. ठीक है, अब आता है हम थोड़े से टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में बात करने वाले हैं. अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, अनडायरेक्टेड जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. मतलब मैंने बस बना दिया कि ये एज कनेक्शन है दोनों तरफ से, अगर मेरे मतलब 2 नोड्स हैं, ठीक है, और मैंने बीच में एक लाइन डाल दी. अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि फर्स्ट नोड सेकंड से कनेक्टेड है सिर्फ, क्योंकि सेकंड भी तो फर्स्ट से कनेक्टेड है. जब कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है तो इसको कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ. डायरेक्टेड ग्राफ होता है डायग्राफ जिसकी डायरेक्शन होती है. सपोज मैंने बना दिया 1 और 2, और अगर मैंने इसके बीच में एक ऐसे एरो वाला ग्राफ बनाया तो दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ. वेटेड ग्राफ क्या होता है, जिसके एजेस में वेट होता है. अब एजेस में वेट होने का क्या मतलब होता है कि एजेस के पास कोई एक मेजरेबल वैल्यू होती है. मतलब मैं कह दूँ कि एज हमारी 2 मीटर की है, या एज हमारा 2 kg का वेट लेती है. मतलब जब हम इसे फर्दर यूज़ करेंगे ना, वो हम पता लगाएंगे कि हमें मिनिमम वाली कौन सी बनानी है. ठीक है, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा कि वेटेड ग्राफ क्या होता है. बट इफ़ कोई मेजरेबल क्वांटिटी है आपकी एज के पास तो उसको वेटेड ग्राफ कहते हैं, और अगर नहीं है तो उसे अनवेटेड कहते हैं. फिर आता है साइक्लिक, जिसमें साइकिल फॉर्म हो रही है, मतलब मैं एक एज से शुरू करके पूरा घूम के वापस उसके पास आ सकती हूँ, उसको कहते हैं साइक्लिक ग्राफ. और ए साइक्लिक होता है जो मैं नहीं कर सकती, जैसे कि मेरा ट्री में अगर मैं एक बार नीचे आ जाऊँ तो मुझे बैक ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ता है, मैं किसी लूप के थ्रू ऊपर नहीं जाती, एक साइकिल नहीं बनती है. ठीक है, सो दैट इज़ मेरा ए साइक्लिक ग्राफ. कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड मैंने आपको बता दिया कि अगर पाथ एग्जिस्ट करता है बिटवीन ऑल द वर्टिसेस तो इट इज कनेक्टेड, एंड अगर पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है बिटवीन ऑल द वर्टिसेस, सम वर्टिसेस आर अनरीचेबल, देन इट इज अ कनेक्टेड ग्राफ, डिसकनेक्टेड ग्राफ. ठीक है, ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. फिर आता है ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं. ठीक है, पहले मैं एक आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि कैसे है ग्राफ, उसके थ्रू हम समझेंगे कि हमने मतलब उसके थ्रू हम अपने मेट्रिसेस और उसकी रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे. ठीक है, ओके, लेट अस सपोज कि ये हमारा ग्राफ है जिसमें ये वाला वर्टेक्स इज मेरा v1, दिस इज v2, दिस इज v3, एंड दिस इज नीचे वाला v4. ठीक है, और v1 v2 के बीच में e1 है, v1 v3 के बीच में e2 है, v2 v3 के बीच में e3 है, और v2 v4 के बीच में e4. ये मैंने सारे आपकी वो मार्किंग कर दी कि ये हमारा एक सपोजिटली ग्राफ है. इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगी, तो सबसे पहले आता है मैं इसको एडजेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. कैसे? सबसे पहले मैं देखूंगी कि एक मैं v क्रॉस v, कितने वर्टिसेस हैं मेरे यहाँ पे 4, तो मैं एक 4 क्रॉस 4 का ग्राफ बनाने वाली हूँ.
ठीक है, एक मैट्रिक्स बनाने वाली हूँ। ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया। फिर उन्होंने बोला कि AIJ मेरा 1 होगा अगर वेट एग्जिस्ट और वेट, ठीक है, इफ़ द एज एग्जिस्ट। मतलब मैं क्या करूँगी यहाँ पे, ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया 4x4 का, मैं यहाँ पे सारी नेमिंग दे दूंगी। नेमिंग कैसे दूंगी, मैं फर्स्ट रो को बोलूँगी आप V1 हो, सेकेंड को V2, थर्ड को V3, फोर को V4। कॉलम्स में भी मैं वर्टिसेस ही दूंगी, V1, V2, V3 एंड V4। ठीक है, अब मैं देखूंगी क्या मेरा V1 से कनेक्ट हो रहा है, क्या मेरे पास V1 का कोई लूप बन रहा है, नहीं है ना मेरे पास V1 का लूप, तो मेरे पास V1 से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे 0 लिख दूंगी। बेराज अगर मैं V1 और V2 को देखूँ तो हाँ वो एज 1 से कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं V1 V2 के बीच में 1 लिख दूंगी। अगर मैं V1 V3 को देखूँ वो भी कनेक्ट हो रहे हैं तो मैं फिर से 1 लिख दूंगी। V1 V4 डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो उनको मैं 0 लिख दूंगी। ठीक है, फिर मैं V2 पे आती हूँ। V2 से मैंने V1 किया, हो रहा है कनेक्ट। ठीक है, V2 से V2 नहीं कनेक्ट हो रहा तो 0 आ जाएगा। V2 से V3 हो रहा है कनेक्ट, V2 से V4 हो रहा है कनेक्ट। ऐसे करके सिमिलरली मैं फर्दर अपना ग्राफ बना सकती हूँ, फर्दर अपना मैट्रिक्स बना सकती हूँ, और इस मैट्रिक्स को कहूँगी मैं एडजेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, जो स्टोर करता है, अगर कोई सेल्फ लूप होता तो वो खुद, जैसे V4 का अगर मैं कोई सेल्फ लूप बना दूँ तो वो V4 पे जाने पे भी 1 को स्टोर कर लेगा। ठीक है, सो एडजेंसी लिस्ट क्या होता है, अभी मैंने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, उसको मैं लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ। दैट इज इट, ईच वर्टेक्स और द लिस्ट ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस। ठीक है, फिर आता है इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इसके एडवांटेजेस आर कि मेमोरी एफिशिएंट होता है, इट इज़ ईजी एज लुकअप एंड प्रेफर्ड इन रियल एप्लीकेशंस। ठीक है, वेयर एज आपका उसकी बात करते हैं डिसएडवांटेजेस आर कि इसकी हाई मेमोरी होती है, क्योंकि मेरा V² की स्पेस ले रहा है। ठीक है, दैट्स इट, ये मेरा एडजेंसी है। अगर यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैं आपको बता देती हूँ एक्स्ट्रा, एक होता है इंसिडेंट ऑल्सो। इंसिडेंट मैट्रिक्स की अगर बात आती है तो वो मेरा मैट्रिक्स बनता है, रोज में तो मेरे पास वर्टिसेस ही रहते हैं, V1 V2 V3 V4 ही रहेंगे मेरे पास। ठीक है, बट वेयर एज मेरे पास जो एजेस ऊपर मेरी कॉलम्स की नेमिंग होगी वो होगी एजेस के नाम से, E1 E2 E3 E4 एंड E5। ठीक है, ऐसे होगी। अब V1 से यहाँ पे मैं एजेस की कनेक्शन देखूंगी, क्या वर्टिस 1 E1 से कनेक्टेड है, हाँ जी है। क्या वर्टिस 1 E2 से कनेक्टेड है, हाँ जी है। क्या वर्टिस 1 E3 से है, नहीं है। E4 से है, नहीं है। E5 से है, नहीं है। ठीक है, ऐसे करूंगी। बट अब हम आते हैं एक बार V4 पे। ठीक है, V4 E4 से है एक तो, ठीक है, और एक E5 से है, खुद से है, राइट। अब खुद से है, अगर सेल्फ लूप आ जाता है तो हम उसे इंसिडेंट मैट्रिक्स में 2 लिख देते हैं, वेराज एडजेसेंट में हमने 1 लिखा था ना, पर हम इंसिडेंट में सेल्फ लूप की एज को ट्वाइस काउंट करते हैं, इसलिए हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज मेरा डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम ग्राफ के ट्रेवर्सल पे, कि मैंने ग्राफ तो बना लिया, अगर मेरे को उसे ट्रेवर्स करना है, उसके एक एक एलिमेंट पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगी। तो उसको ट्रेवर्स करने के लिए मेरे पास 2 टेक्निक्स हैं। ठीक है, बोथ ऑफ दोज टेक्निक्स आर ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या कहती है कि मैं पूरे पहले एक लेवल को विजिट करूंगी, फिर मैं नेक्स्ट लेवल पे आऊंगी ग्राफ के। वेराज डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या कहती है, मैं एक नोड को पकड़ूंगी, उसकी जितने डेप्थ तक जा सकती हूँ उतने डेप्थ तक जाऊंगी। ठीक है, फिर वापस पूरा ऊपर आके देखूंगी कि मेरा और क्या क्या रह गया है। तो मेरे को ब्रेथ फर्स्ट सर्च में एक एक लेवल को ट्रेवर्स करना होता है, वेराज मुझे डेप्थ फर्स्ट सर्च में पहले नीचे तक जाना होता है, फिर बैक ट्रैकिंग करनी होती है। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। फिर एक और डिफरेंस आता है कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम जो है मेरी, वो यूज करती है क्यू को, मैं मतलब QADT यूज़ करती हूँ फॉर इम्प्लीमेंटिंग BFS। वेराज अगर मुझे DFS यूज़ करना है तो याद आ रहा है ना, उसमें बैक ट्रैकिंग है। बैक ट्रैकिंग में क्या होता है, रिकर्जन होती है। रिकर्जन किसके थ्रू होती है, स्टैक के थ्रू। तो DFS में क्या होगा, स्टैक, और BFS में क्या होगा, क्यू। ठीक है, अब एक बार इसका एल्गोरिथम पढ़ते हैं BFS का, कि वो क्या कहता है कि स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स, मार्क अनविजिटेड, पुश इनटू क्यू, व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, पॉप द वर्टेक्स एंड विजिट ऑल अनविजिटेड नेबर्स। ठीक है, एल्गोरिथम से थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई नो, बट एक इसमें एग्जांपल लेके समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब लेट्स सपोज मेरा ये वाला ग्राफ है जो यहाँ पे मेरा रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, अब BFS में मैंने क्या बोला था, हम एक क्यू यूज़ करते हैं, तो ठीक है मैं एक क्यू बना लूँगी। ठीक है, उसके अंदर मैं लेट्स सपोज 1 से जा रही हूँ, आप किसी भी नोट से कर सकते हो क्योंकि आप सर्च कर रहे हो, बट मैं सपोजली 1 से कर रही हूँ। ठीक है, मैंने 1 को लिखा पहले क्यू में, 1 के एडजेसेंट क्या क्या है, 2 और 3, तो मैंने 2 और 3 को लिख दिया। ठीक है, अब मैं जो मैंने नोट को विजिट कर लिया उसको मैं क्यू से बाहर निकाल दूंगी। मतलब मैंने अगर 1 को विजिट किया था तो मैं 1 को क्यू से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है, फिर मैं 2 पे जा सकती हूँ और 3 पे जा सकती हूँ।
मेरे पास ऑप्शन है, मैं कोई भी ट्रेवर्सिंग कर सकती हूँ, बट मैं सपोज 2 पे जाना चाहती हूँ, तो मैं 2 पे आ गई, ठीक है। मैं 2 पे आई, मैंने 2 को विजिट किया, तो मैं देखूंगी 2 से एडजेसेंट क्या है। एक तो 1 है, 1 तो ऑलरेडी मेरी क्यू में आ चुका था, मैं उसको नहीं लिखूंगी वापस। क्या बच गया? 4, तो मैं 3 के बाद एक 4 ऐड कर दूंगी, ठीक है। और अब मैंने 2 को ट्रेवर्स कर लिया था, 2 पे मैं आ चुकी हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब मैं क्यू में देखूंगी मेरा नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है। क्यू में मेरे पास है 3, राइट, तो आई गो टू 3। 3 से एडजेसेंट मैं देखूंगी कि क्या क्या है मेरे पास। 3 से एडजेसेंट 4 था, वो ऑलरेडी क्यू में लिखा हुआ है, ठीक है, और एक 7 है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 7 को ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैंने 3 को ट्रेवर्स किया था, मैं 3 पे आई थी, इसलिए मैंने उसे क्यू से बाहर निकाल के 3 लिख दिया, ठीक है। अब मेरी क्यू में क्या बचा? 4 और 7। 4 पे आ गई मैं, ठीक है। तो 4 के एडजेसेंट क्या है? 5 और 6। क्यू में नहीं लिखे, मैंने लिख दिए, 5 और 6 को मैंने क्यू में लिख दिया, ठीक है। अब मैं 4 को रिवर्स कर दिया था, तो मैंने 4 को क्यू से बाहर निकाल दिया। फिर आती हूँ मैं 7 पे। मैं 7 पे आई, उसके एडजेसेंट कुछ है जो क्यू में नहीं लिखा? नहीं, कुछ भी नहीं है, तो मैंने 7 को एज इट इज लिख दिया। 7 को क्यू से बाहर निकाला और 7 को एज इट इज लिख दिया। क्या बचा मेरे पास? 5 और 6। 5 और 6 के कुछ एडजेसेंट हैं? नहीं है, तो मैंने 5 6 को एज इट इज लिख दिया। और जो भी मेरे पास अभी रिजल्ट आया 1 2 3 4 7 5 6, ये है मेरा BFS का रिजल्ट, ठीक है। तो मैंने क्यू को यूज़ करते हुए पूरी ब्रेथ फर्स्ट सर्च कर ली। अगर आप इसको एनालाइज करना चाहो तो आप एनालाइज भी कर सकते हो कि सबसे पहले आया मेरे पास 1, फिर आया मेरे पास 2 3, फिर आया मेरे पास 4 7, और फिर आया मेरे पास 5 6। ये ब्रेथ बाय ब्रेथ गया, पहले एक लेवल को देखा, फिर दूसरे लेवल को, तो इसको मैंने इसलिए कहा ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अगर मैं सेम ग्राफ को लेके जाऊँ DFS के थ्रू, ठीक है, अगर मैं डेप्थ फर्स्ट सर्च के थ्रू जाऊँ तो वो कैसे करते हैं? उसमें हम क्यू की जगह यूज़ करेंगे स्टैक। वो कैसे करेंगे? तो उसमें हम क्या करेंगे कि हमने स्टैक को फॉर्म कर लिया, ठीक है। अब मैं वापस अपने ग्राफ को देखती हूँ। मेरे ग्राफ में सबसे पहले मैं 1 पे जाती हूँ, तो मैंने 1 लिखा और स्टैक में भी ऐड कर दिया 1 को। फिर मैं 2 पे जाती हूँ, मैंने 2 लिखा, मैंने स्टैक में भी ऐड कर दिया 2 को। फिर मैंने 4 लिखा, ठीक है, तो मैंने स्टैक में भी ऐड कर दिया 4 को। फिर मैंने 5 लिखा। जब मैंने 5 लिखा तो मैंने देखा उसके आगे तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पूरी डेप्थ पे आ चुकी हूँ, तो मुझे बैक ट्रैक करके जाना पड़ेगा। मुझे बैक ट्रैक करके कहाँ जाना है ये मुझे बताएगा स्टैक का टॉप पॉइंटर। स्टैक का टॉप अभी मुझे क्या दे रहा था? 4। मैंने लास्ट एलिमेंट 4 डाला है ना ऊपर, तो बैक ट्रैक करके मैं 4 पे आ जाऊंगी। 4 के बाद मेरे और क्या कनेक्टेड है? 6, ठीक है, तो मैंने फिर 6 लिखा, ठीक है। 6 के बाद मैंने देखा कि अब मेरे पास फिर से कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे आके वापस देखा टॉप पे क्या था मेरे पास। टॉप पे मेरे पास वापस 4 आ चुका था, ठीक है, तो मैं वापस 4 पे आ गई। अब मैं वापस 4 पे आई, 4 से मेरे पास और क्या कनेक्टेड है? 3, ठीक है। अब मैंने 3 को ट्रेवर्स किया तो मेरे यहाँ पे 3 लिखा गया, ठीक है। फिर मैं 3 से आई 7 पे, ठीक है। अब 7 ने मुझे क्या कहा कि आप 7 पे तो आ गए हो, बट अब 7 के बाद मेरे पास और कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो मैं 7 से वापस गई 3 पे। मुझे 3 पे कैसे जाना है? मेरे स्टैक में लिखा है, ठीक है। फिर मैं आई वापस 4 पे, मेरे स्टैक में लिखा है, ठीक है। 4 से मैं वापस आई 2 पे, मेरे स्टैक में लिखा है। 2 से मैं वापस आई 1 पे। अब मैंने देखा स्टैक एम्प्टी हो गई। स्टैक एम्प्टी हो गई मतलब मैंने सारे के सारे ट्रेवर्स कर लिए, तो मेरी जो अब बनी वो बना 1 2 4 5 6 3 7। अगर मैं इसको एनालाइज करूँ तो ये कैसा दिखता है? 1 2 4 5, 1 2 4 5, फिर उसके बाद 6, फिर 3, फिर 7, ठीक है। ऐसे करके मेरे पास सारे वो हो गए, ट्रेवर्स हो गए, ठीक है। तो ये था मेरा BFS और DFS। इसकी एप्लीकेशंस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप एक बार रीड थ्रू कर लेना, ठीक है। इसके बाद आता है मेरे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मैंने पहली बात तो मैं बताती हूँ स्पैनिंग ट्री क्या होता है। स्पैनिंग ट्री ऐसा स्पैनिंग ट्री होता है जिसके अंदर सारी वर्टिसेस इंक्लूड करते हैं हम। एक मतलब बेसिकली हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ की हम सारी वर्टिसेस को विजिट करते हैं, ठीक है। और एक मल्टीपल वेरिएशंस बन जाती है। मैंने आपको बताया BFS को ट्रेवर्स करो तो आप 1 से 2 पे भी जा सकते हो और 3 पे भी जा सकते हो, तो यू हैव मल्टीपल वेज ऑफ फॉर्मिंग दैट, ठीक है। अब वो मल्टीपल वेज ऑफ फॉर्मिंग को हम स्पैनिंग ट्रीज कहते हैं, ठीक है। अब स्पैनिंग ट्री इंक्लूड्स ऑल वर्टिसेस, बट वेयर एज अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री हैज मिनिमम टोटल एज वेट। मतलब अगर हमारे पास ग्राफ में एज का वेट है, ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा स्पैनिंग ट्री बने उससे मेरा मिनिमम वेट आए, ठीक है। सबसे ज़्यादा कम वेट आए, मतलब सबसे ज़्यादा कम डिस्टेंस आए, कुछ भी जो मेरी मेजरेबल क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा कम आए, तो मैं उसको कहूँगी मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। इट शुड कंटेन V-1 एजेस। उसके पास V-1 एजेस होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ट्री है, इसके पास साइकिल्स नहीं होती है, साइकिल्स नहीं है तो V-1 एजेस होती हैं। ये हमने पहले भी ट्रीज के चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो इसको मैं कहूँगी मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ग्राफ से मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए हमारे पास मेथड एल्गोरिदम्स है, 2 एल्गोरिदम्स जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दोज आर प्रिम्स एल्गोरिदम एंड क्रुस्कल्स एल्गोरिदम। इसको मैं अब आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ दोनों एल्गोरिदम्स की मैं कहना क्या चाहती हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज ये मेरा फर्स्ट ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ के सबसे पहले मैं एक नोड पे गई, कहाँ जाऊँगी? जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनिमम वेट है, ठीक है। मैंने उठा लिया, सपोज ये वाला उठा लिया मैंने अपना वर्टेक्स, ठीक है। मैंने इस वर्टेक्स को लिख दिया। इस वर्टेक्स से मैं देखूंगी सबसे ज़्यादा मिनिमम वेट कहाँ जा रहा है,
ठीक है, सबसे ज़्यादा मिनिमम वेट आ रहा है, नीचे वाले का भी आ रहा है और साइड वाले का भी आ रहा है। मैं नीचे वाला ले रही हूँ, सपोज लेफ्ट साइड वाला ले रही हूँ। ठीक है, मैंने लेफ्ट साइड वाले को मार्क कर दिया। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे पास दोनों जो वर्टिसेस है वहाँ से मैं देखूँ कि सबसे ज़्यादा मिनिमम वेट कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो मेरे इस वाले 1 का मिनिमम वेट आ रहा है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मेरे को साइकिल फॉर्म नहीं करनी, मैं स्पैनिंग ट्री बना रही हूँ। ठीक है, तो मैं 2 वाली एज को नहीं ज्वाइन करूँगी। फिर मैंने इस वाली एज पे आके देखा कि इस वाली एज से कौन सा ज़्यादा मिनिमम है। लेफ्ट वाला भी मिनिमम है 1, ठीक है, मैंने बना दिया, और राइट वाला भी मिनिमम है 1, मैंने इसको बना दिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, मेरी सारी एजेस कनेक्ट हो गई, सारी वर्टिसेस कनेक्ट हो गए, और सबसे ज़्यादा मिनिमम वेट भी आ गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा मिनिमम वेट ऑफ द ग्राफ भी आ गया, सारे वर्टिसेस भी कनेक्ट हो गए। तो इसको मैं कहूँगी मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और जो एल्गोरिदम यूज़ करके मैंने बनाया इसको कहते हैं प्रिम्स एल्गोरिदम। ठीक है, वेराज अगर मैं बात करती हूँ क्रुस्कल एल्गोरिदम की, अब क्रुस्कल के लिए सपोज मेरे पास ये एग्जांपल है, तो मैं क्या करूँगी, वही मिनिमम एज वाली मिनिमम वेट वाली एज उठाऊंगी। ठीक है, सपोज ये वाला था, तो मैंने इसका वर्टेक्स उठा लिया, 1 से 1 को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मैं देखूंगी, पहले मैं क्रुस्कल में क्या कर रही थी, मैं इन्हीं दोनों वर्टिसेस से मुझे देखना पड़ रहा था कि कौन सा मिनिमम है। वेराज अगर मैं बात करती हूँ प्रिम में मैंने वो कहा था कि मेरे को वर्टिसेस छोड़ने नहीं है। क्रुस्कल में मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर मैंने 1 वाला उठा लिया, अब मैं देखूंगी फिर से मिनिमम वेट वाला कौन सा है, तो वापस ये 1 वाला है, तो मैं इस 1 वाले की एज बनाऊंगी। ज़रूरी नहीं है मेरा ग्राफ पूरा टाइम कनेक्टेड रहे, बस मेरे को लास्ट में आंसर जो देना है ट्री का, ठीक है, वो मेरा पूरा कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, मैंने ये बना दिया। फिर मैं देखूंगी सबसे मिनिमम कौन सी है। ठीक है, सबसे मिनिमम सपोज मैंने ये वाली ले ली, बहुत सारे 2s हैं, मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, फिर आता है मेरे पास इससे बाद मिनिमम, मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, ये हो गया फिर से 2। ठीक है, फिर आता है इसके बाद मिनिमम कौन सा है, एक और 2 है मेरे पास, मैंने वो वाला ले लिया। जैसे ही मैंने ये लिया, मैंने देखा 3 और 4 की तो ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे सारे कनेक्ट हो गए, कोई साइकिल भी नहीं बनी, और मेरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी बन गया। तो ये मैं डिफरेंट ट्रीज बना के उनको कंबाइन करके एक सिंगुलर मिनिमम स्पैनिंग ट्री दे सकती हूँ। ये एल्गोरिदम को कहते हैं क्रुस्कल एल्गोरिदम। वेराज अगर मैं प्रिम्स की बात करूँ, तो प्रिम कहते हैं अगर आपने एक बार एक नोड उठा ली, तो उसी के थ्रू आप चेक करोगे कि कौन सी वाली कम है, और उसको आप फर्दर यूज़ करके अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते रहोगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमने डिसजॉइंट सेट के बारे में लिखा, बट डिसजॉइंट से पहले हम एक बार पढ़ेंगे डिकिस्ट्रा एल्गोरिदम। ठीक है, डिकिस्ट्रा एल्गोरिदम क्या करती है, ये शॉर्टेस्ट पाथ बताती है आपको एक नोड से लास्ट नोड तक जाने का। मतलब सपोज मेरे पास ए नोड है और डी नोड है। ठीक है, ए से डी अगर मुझे जाना है, तो उसका मिनिमम पाथ कौन सा होगा, ये मैं डिकिस्ट्रा एल्गोरिदम से करती हूँ। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला हमारा ग्राफ है। ठीक है, अब इस ग्राफ में मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं सारी वर्टिसेस को लिख दूंगी, कौन सी है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। ठीक है, फिर मैं जहाँ से जहाँ जाना है, सपोज मेरा सोर्स इज ए, मुझे जाना है एफ तक, डेस्टिनेशन इज एफ, तो मैं ए से एफ जाने के लिए अब मैं बनाने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं ए पे आई, मैंने देखा ए से क्या क्या कनेक्टेड है। ए से ए तक जाने का रास्ता कितना है, 0। ए से बी तक जाने का रास्ता कितना है, 1। ए से सी तक जाने का रास्ता कितना है, 4। डी तक अभी स्पेसिफाइड नहीं है कोई भी, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो मैं इन्फिनिटी लिख दूंगी। ई तक भी नहीं है डायरेक्ट कनेक्शन, इन्फिनिटी लिख दूंगी। एफ तक भी नहीं है, इन्फिनिटी लिख दूंगी। ठीक है, फिर मैं इस पूरी रो में से मिनिमम एलिमेंट चूज करूंगी। जैसे मेरे यहाँ पे ए वाला था, तो हमने ए वाले को ले लिया। ए वाला मेरा फिक्स्ड रहेगा, उसके बाद में देखती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। ए से सपोज, मतलब ए वाला तो मेरा पहले ही फिक्स था ना, उसके बाद मेरा मिनिमम आया 1। ठीक है, पूरी रो में से 1 मिनिमम है, तो मैं अब ए से बी पे आ चुकी हूँ। मेरा एक पाथ फिक्स हो चुका है ए से बी। ठीक है, अब मैं ए से बी आई, तो मैं 1 पे आई, यहाँ पे 1 को मैंने एज इट इज लिखा। अब मैंने देखा अगर मैं ए से बी के थ्रू सी जाती हूँ, मतलब ए से बी जाती हूँ और बी से सी आती हूँ, तो मेरे पास डिस्टेंस 3 पड़ता है। वेरएज अगर मैं ए से डायरेक्टली सी जा रही थी, तो मेरे पास डिस्टेंस 4 पड़ रहा था, वो ज़्यादा था 4 वाला, तो मैं 4 को काट के 3 लिख दूंगी। ठीक है, अब मैंने 4 को काट के 3 लिख दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, और अब मैं फिर से देखूंगी बी से मेरे पास कोई और डायरेक्शन है। हाँ, मैं बी से डी भी जा पा रही हूँ, बी से ई भी जा पा रही हूँ। ठीक है, तो बी से डी जाने का कितना है, 7, बट हम ए से काउंट कर रहे हैं, तो 7 + 1 8। अगर मेरे को बी से ई जाना है तो दैट इज 5, बट हम ए से काउंट कर रहे हैं, तो वो बन जाएगा 6। एफ तक अभी भी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हम एज इट इज एफ को रखेंगे, इन्फिनिटी पर रखेंगे। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं, इसमें से सबसे छोटा वाला आंसर कौन सा है, ये है 3, तो हम 0 1 और 3 एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब हम सी पे आ चुके हैं, ए से बी गए थे, बी से हम सी पे आ चुके हैं। अब मैं देखूंगी मेरी सी से कनेक्शन कौन सी है। सी से मैं सिर्फ ई पे जा सकती हूँ, राइट। सी से मैं ई पे जा सकती हूँ, तो उसमें कितना लग रहा है, 1। मतलब अगर मैं ए से जाना चाहूँ, तो ए से बी 1, बी से सी 2, दैट मीन्स 3, एंड सी से ई 1, दैट इज 4। अभी तक ई तक जाने का कितना था, 6। ठीक है, तो अब मैं इस 6 को हटा के 4 लिख दूंगी। ठीक है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि बाकी मेरे कनेक्शंस है ही नहीं।
अब मेरे 1 2 3 वाले तो 0 1 3 वाले तो फिक्स थे, ठीक है, 4 वाला भी मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं आ जाती हूँ, मैं ई पे आ गई, ठीक है, मैं सी से ई वाली एज पे आ गई। अब मैं ई पे आके देखती हूँ, ठीक है, तो मैं 0 1 3 4 को एज इट इज लिख दूंगी। अब मैं ई पे आई हूँ, ई से मुझे देखना है मेरी कनेक्शंस कहाँ कहाँ की हैं। ई से मैं डी जा सकती हूँ, दैट इज 3 में, ठीक है, ई से डी जाने में 3 लगेगा, मतलब ए से ई मेरे पास आने में ऑलरेडी 4 लग रहा था, अब उसमें उसके बाद डी जाने में मेरे पास 3 लग रहा है, ठीक है, मतलब मेरे पास 7 लग रहा है। वैसे कितना लग रहा था, 8, ठीक है, 8 से कम है 7, तो मैं 7 लिख दूंगी और ई से डी की पाथ को ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। फिर आता है बस ई से एफ, ई से एफ जाना डायरेक्ट हो पा रहा है। अब मुझे इन्फिनिटी हटाना है, कितने लग रहे हैं, 6, ठीक है, 6 लग रहे हैं, बट मेरे को पूरा ऊपर से ए से देखना था, तो 4 + 6 10 लग रहे हैं, ठीक है। अभी तक मेरे ये वाले एल्गोरिथम, ये वाले जो पोजीशंस हैं मेरे फिक्स हो गए, मतलब मैं ए से बी गई, बी से सी से ई और ई से डी, ये मेरा फिक्स हो गया, ठीक है। अब मेरे पास आता है 7, मेरा सबसे बचा हुआ एलिमेंट कौन सा है, 7 और 10 में से छोटा 7, तो मैं 0 1 3 7 4 को एज इट इज लिख दूंगी, ठीक है, और मैं एफ के लिए चेक करूंगी। अगर मैं 7 पे आई हुई हूँ अभी, 7 से एफ जाने में बस कितना लगेगा, 2, मतलब 7 ऑलरेडी ए से लेके 7, ए से लेके डी तक 7 और डी से लेके एफ तक 2, तो और अभी टोटल पहले कितना लग रहा था, 10, 7 और 2 9, 9 10 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, तो मैं यहाँ पे 9 लिख दूंगी, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ से डी से एफ की एक पाथ जोड़ दी, इससे क्या हुआ, मेरे पास मिनिमम डिस्टेंस आ गया फ्रॉम ए टू एफ, दैट इज 9, और वो पाथ कौन सा है, वो पाथ भी मेरे पास साइड पे फॉर्म हो गया। इसको कहते हैं डिकिस्त्रा एल्गोरिथम। डिकिस्त्रा एल्गोरिथम से हम मिनिमम जो शॉर्टेस्ट पाथ है, एक सोर्स से लेके उसकी एज तक का, मतलब जिस भी एज तक हमें जाना है डेस्टिनेशन का, वो हम पाथ निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसकी कंडीशंस क्या है, हाँ, बट इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि ये नॉन नेगेटिव वेट्स पे काम करता है सिर्फ, तो अगर हमें ये नेगेटिव साइकिल्स वाला कोई अगर हमें करना है, ठीक है, तो हम उसके लिए बेलमैन फोर्ड वाला एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे जो हमने बीच में छोड़ दिया था, दैट वाज डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ डिसजॉइंट सेट, आल्सो कॉल्ड यूनियन फाइंड और DSU, इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कीप्स अ ट्रैक ऑफ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स partitioned into a number of non-overlapping disjoint subsets. बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन लग रही है, आराम से समझते हैं कहना क्या चाहता है। डिसजॉइंट सेट क्या होगा, खुद सोचो, ऐसे दो सेट्स जिनके दोनों के बीच में यूनियन अगर मैं करूं, अगर मैं इंटरसेक्शन करूं तो कुछ भी सेम ना आए, मतलब अगर मेरे पास एक सेट है, उस एक सेट में मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और उसके बाद एक नेक्स्ट सेट है, उसके बाद मेरे उसमें किस में आएंगे, उसमें आ गए सपोज 5 6 7 8, ठीक है, इसमें से कुछ भी सेम नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों हो गए डिसजॉइंट सेट्स। मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग सबसेट्स जो हैं, मतलब हमारे पास दोनों डिफरेंट सबसेट्स हैं, हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है बीच में, ठीक है, ये होते हैं हमारे डिसजॉइंट सेट्स। इन सिंपल वर्ड्स इट हेल्प्स डिटरमाइनिंग विच ग्रुप एन एलिमेंट बिलोंग्स टू। मतलब अगर मैं सीधी बात करूँ कि मेरा 4 किस में बिलोंग करता है, मुझे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई, 4 एक ही में बिलोंग करता है क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट है, ठीक है। तो इसमें वो हेल्प करता है एंड इट सपोर्ट्स क्विकली मर्जिंग टू ग्रुप्स। अगर मेरे को दोनों को क्विकली मर्ज करना है तो मेरे को कंपेयर नहीं करना पड़ेगा, अच्छा आप दोनों सेम हो तो मेरे को एक ही बार डालना पड़ेगा, ऐसे ज़रूरी नहीं है। जब दोनों हैं ही डिफरेंट तो मैंने दोनों को इंस्टेंटली बिल्कुल आराम से मैं मर्ज कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। इट इज़ यूज्ड हेविली इन क्रुस्कल्स MST एल्गोरिथम जो हमने अभी करी है। इट इज़ यूज्ड इन कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन ग्राफ, साइकिल डिटेक्शन इन अनडायरेक्टेड ग्राफ, नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड इमेज प्रोसेसिंग। इसका कोई मैं आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ। सपोज अगर बात कर लेते हैं हम साइकिल डिटेक्शन वाले की, अगर मैं एक वर्टिस पे जा रही हूँ और उस वर्टिस को मैं लिखती जा रही हूँ, ठीक है, अगर मेरा एक से मतलब 1 से 2 का पाथ बन गया, 2 से 3 का पाथ बन गया, ठीक है, और वो एक उसमें आ चुके हैं। अब अगर मेरे को 1 से 3 का पाथ में वापस ना बना दूँ, ये मैं अपने डिसजॉइंट सेट से देख सकती हूँ कि अगर 1 और 3 ऑलरेडी सेम सेट में है तो मैं उसको पाथ नहीं बनाऊंगी, ठीक है। इसके थ्रू मतलब ऐसे मैं डिसजॉइंट सेट मेरे को हेल्प कर सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़े ऑपरेशंस यूज होते हैं, वो क्या होते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन इज मेक सेट। मेक सेट क्या करता है, अगर मेरे सेट को क्रिएट करता है, मतलब अगर भी कोई भी एलिमेंट नहीं है, मेक सेट के थ्रू मैं अपने सेट को क्रिएट कर सकती हूँ एक एलिमेंट के साथ। फाइंड एक्स क्या करता है, फाइंड एक्स मेरे सेट में जाता है, सेट में जाके देखता है कि अच्छा वो एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट होता है तो वो एलिमेंट किस वाले एलिमेंट से कनेक्टेड है, उसका पेरेंट एलिमेंट कौन सा है वो मुझे रिटर्न कर देता है, ठीक है। सपोज अगर मैं इस 1 2 3 की बात करूँ, ये मेरा एक सेट था, ठीक है, और सपोज ये एक एक्स्ट्रा 4 भी है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ मेरे 3 का फाइंड करना है तो वो मुझे 1 रिटर्न करेगा क्योंकि 1 2 3 4 है, ठीक है। 3 का पेरेंट कौन है, 1, वो मुझे 1 रिटर्न करेगा। 4 की बात करूंगी तो वो 4 का भी 1 ही रिटर्न करेगा क्योंकि वो 4 का मेन कनेक्शन कौन सा है, 1,
ठीक है। तो फाइंड करता है मेरे को ये। यूनियन क्या करता है, यूनियन करता है ऑब्वियसली, यूनियन का हमने नॉर्मल काम भी पढ़ा है कि वो क्या करता है, मेरे दोनों सेट्स को मर्ज करके हमें एक रिजल्टेंट सेट दे देता है। ठीक है। इसकी नाइव रिप्रेजेंटेशन दिखाई है, मतलब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग एन एरे पेरेंट। मतलब अगर मैं पेरेंट और अगर पैरेंथेसिस में आई लिखती हूँ, पैरेंथेसिस नहीं स्क्वायर ब्रैकेट्स में आई लिखती हूँ, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है पेरेंट ऑफ आई। ठीक है, और कुछ नहीं है। फिर एक आता है हमारे पास पाथ कंप्रेशन। पाथ कंप्रेशन क्या है मैं आपको बताती हूँ। पाथ कंप्रेशन ना हमारा बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। सपोज अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें था 1 ऊपर था, 2 लेफ्ट पे था, ठीक है, 3 राइट पे था और 4 उसके नीचे था, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि 2 किसका पेरेंट है, मतलब 2 का पेरेंट क्या है 1, रिटर्न हो गया मुझे 1। मैं 3 की बात करूँ, 3 का भी 1 रिटर्न हो गया। 4 की बात करूँ तो 4 का भी 1 है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, 4 को पहले 3 के थ्रू जाना पड़ रहा है 1 पे, राइट। अगर 4 का भी अल्टीमेटली 1 ही है तो मैं पाथ कंप्रेशन करके 3 और 4 का लिंक तोड़ के 1 और 4 का डायरेक्टली कर सकती हूँ, क्योंकि है तो सेट ही ना, ये तो मैं रिप्रेजेंटेशन आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, सो दिस इज नोन एज पाथ कंप्रेशन, वेयर अगर मेरे को ऐसे डबल डबल ना जाना पड़े, अगर मेरा सिंगल कोई पेरेंट है तो मैं उसको डायरेक्टली उसी से कनेक्ट कर दूँ। ठीक है, अब इसका सूडो कोड है, आप रीड कर सकते हो। यूनियन ऑपरेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, एंड देन उसके बाद ये उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, आप रीड कर सकते हो। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ ये कहना क्या चाहता है कि फाइंड ऑपरेशन लगता है हमारा ओ ऑफ अल्फा एन। अल्फा क्या है बेसिकली, अल्फा इज़ वेरी नियरर टू ऐसे 0 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हमने डिसजॉइंट सेट पढ़ा ही इसलिए क्योंकि इसकी सारी एल्गोरिथम्स जो आती हैं वो कांस्टेंट टाइम की आती हैं। तो हमारा फाइंड करने के लिए भी कांस्टेंट, यूनियन करने के लिए भी कांस्टेंट, और सेट बनाने के लिए तो लगेगा ही एक, क्योंकि हम पहला क्रिएट कर रहे हैं सेट। ठीक है, ये मैंने बताया ना, वेयर अल्फा एन इज द इनवर्स अकरमैन फंक्शन दैट इज लेस देन एन फॉर ऑल प्रैक्टिकल एन। अब जब लेस देन एन है तो ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट टाइम ही बन गया ना, कि हमेशा 5 से कम ही आएगा आंसर। सो इसलिए इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी इज ये। ठीक है, आई थिंक दैट इज इट। हाँ जी, फिर आता है हमारे पास ये एग्जाम एंड वाइवा क्वेश्चंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीएफएस एंड डीएफएस, बता दिया मैंने आपको। ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम यूज करते हैं क्यू को, डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम यूज करते हैं स्टैक को। वाई एमएसटी हैज v-1 एजेस, क्योंकि एमएसटी इज अ ट्री एंड ट्री इज नॉन कनेक्टेड, इट इज एसाइक्लिक एंड एसाइक्लिक ग्राफ्स हैव v-1 एजेस। फिर आता है वाई डिकिस्ट्रस फेल्स फॉर नेगेटिव वेट्स। डिकिस्ट्रा एल्गोरिथम ना बेसिकली चलती है हमारी एक ग्रीडी अप्रोच से, एंड ग्रीडी अप्रोच एंड इट assumes that once a node is marked, ठीक है, and its shortest distance from the source is determined, the distance is final। वो पहले ही बता देती है अगर मार्क हो गया, ये हो गया तो फाइनल हो जाएगा। बट सोचो अगर मैंने मार्क कर दिया, उसके बाद में किसी पे आई, उसने बोला नेगेटिव वेट, ठीक है, मैं नेगेटिव वाले वेट पे आई, तो वो तो मेरे डिस्टेंस को कम करता है ना। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मेरे डायरेक्ट 5 लग रहा हो, ठीक है, एंड मैं इस वाले से 3 पे जाऊँ, मतलब 6 पे जा रही हूँ पहले वाले से, बट उसके बाद मेरे पास -2 आ रहा है, तो मेरे पास टोटल 4 लग रहा है, राइट। तो ये एक ग्रीडी एल्गोरिथम करता है, जो पहले ही चूज कर लेता है कि छोटी वाली कौन सी है, इसलिए वो नेगेटिव के उसके लिए फेल हो जाता है। ठीक है, वाई क्रुस्कल्स नीड्स डिसजॉइंट सेट, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था जब मैंने बताया था एक एग्जाम्पल के थ्रू। फिर आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिम एंड क्रुस्कल, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर भी मैंने आपको बताया था कि प्रिम में क्या होता है, प्रिम में मैं अगर एक नोड पकड़ लूँ तो मुझे उसी नोड के थ्रू देखना पड़ता है, या जो मेरे पास नोड्स अभी प्रेजेंट है मेरे ट्री एमएसटी में, उसी के थ्रू मुझे देखना पड़ता है कि कौन सा नेक्स्ट मिनिमम एज है। वेराज क्रुस्कल में मैं मल्टीपल ट्रीज बना सकती हूँ और फिर उनका यूनियन कर सकती हूँ। ठीक है, and that brings us to the end of our DSA series. We have now completed all 4 units of the IPO DSA syllabus, from basic data structures to advanced graph algorithms. If this playlist helped you, please like, subscribe and share it with your friends. Make sure to revise all along these lectures, and all the best for your exams and practice. So thank you for watching, and I'll see you in next series. Okay, bye bye.